हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्रीलिम्स एमसीक्यू से रिलेटेड पार्ट थर्ड ये जो है आपके सामने मैं डिस्कस करूंगी, यानी कि आज का जो पार्ट रहेगा पार्ट थर्ड है। ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड जो है वो अपलोडेड है, प्लीज़ उसको जाके अटैम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। और इस लेक्चर की ड्यूरेशन में क्वेश्चन को समझिएगा, वीडियो को पॉज करके फिर आप अपना जो आंसर है उसको दीजिए। टोटल स्कोर कितना रहेगा आपका वो भी आपने मेंशन करना है वीडियो के एंड में। ओके, तो आइए आज का जो लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट है। इसमें पूछा गया कि कौन सा पेयर सही है, करेक्टली मैच पूछा है उन्होंने। ठीक है, तो कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर है वो आप लोगों ने बताना है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो हमने बोरो किए हैं अलग अलग कंट्री से। ठीक है, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है यानी कि स्टेटमेंट जो फर्स्ट है उसमें लिखा है इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर ब्रिटेन। स्टेटमेंट सेकेंड, रेजिडरी पावर ऑस्ट्रेलिया। स्टेटमेंट थर्ड, कॉन्करेंट लिस्ट जर्मनी। स्टेटमेंट फोर्थ, प्रेसिडेंट इलेक्शन आयरलैंड। तो चारों में से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है? तो ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शन ए में 1 and 4 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 4 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2 and 4 ओनली। तो कौन सा सही ऑप्शन है उसको बताइएगा वीडियो को पॉज करके। तो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो जर्मनी से नहीं ली है, हमने बोरो की है, वो की है ऑस्ट्रेलिया से। तो रेजिडरी पावर कहाँ से हमने बोरो की, कहाँ से आइडिया लिया है, वो है कैनेडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से। तो ये दोनों जो है ये गलत हो जाते हैं। इंस्टीट्यूशन जो है स्पीकर का वो ब्रिटेन से लिया है, प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है वो आयरलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने लिस्ट है प्रॉपर। यहाँ पे आप देखें जो डीपीएसपी है वो हमने आयरलैंड से ली है। ठीक है, जो नॉमिनेशंस रहते हैं राज्यसभा में जो मेंबर रहते हैं, ठीक है, नॉमिनेशन का जो प्रोसेस रहता है, मेथड जो है इलेक्शन प्रेसिडेंट के वो भी आयरलैंड से लिए हैं, जो आपके ऑप्शन में भी था। ठीक है, रेजिडरी पावर जो है वोटिंग की वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है हमने आइडिया। अगर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कॉन्करेंट लिस्ट ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने बहुत ज़्यादा फीचर्स लिए हैं, जैसे फेडरल स्कीम हो गया, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ओके, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो आज के टाइम में हमारी कंट्री में है, रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया लिया है इसका। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप हमारी कंट्री में कॉन्सेप्ट है, तो ये भी हमने जो आइडिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कैबिनेट सिस्टम है, ठीक है, पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस है, बाई कैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है फीचर्स, याद रखिएगा। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है सोवियत यूनियन से, आइडिया जो है जस्टिस यानी कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो प्रियम्बल में मेंशन है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक एंड आइडियल्स जो है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टेनिटी इन दी प्रियम्बल। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर जो रहता है अमेंडमेंट का, ठीक है, तो वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो फीचर्स है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्ट एग्जाम में आते क्वेश्चन भी आपके सामने था, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें क्या बता रखा है कि क्वेश्चन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसमें बताना है कि कौन सा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। स्टेटमेंट फर्स्ट में इंसेफेलाइटिस, स्टेटमेंट सेकंड है मेनिंगिटिस, स्टेटमेंट थर्ड है एपिलेप्सी एंड स्टेटमेंट फोर्थ है पार्किंसन डिजीज। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस भी किया था, जो हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियो आती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है ये आप लोगों ने बताना है, वीडियो को पॉज करके सोचिएगा इसके बारे में। ऑप्शन फर्स्ट है 1 and 2 only, option second 3 and 4 only, option C 2, 3 and 4 only, option D 1, 2, 3 and 4 only। यानी कि चारों की चारों स्टेटमेंट सही है, बताना है आपने कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि 3 and 4। इंसेफेलाइटिस जो डिजीज़ है, जैसे जापानीज इंसेफेलाइटिस है, ठीक है, जिसमें सर जो है बच्चे का वो क्या रहता है, उसका साइज जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब उसका बर्थ होता है। एलिप्सी की बात करें तो जो ऑप्शन सही है, एलिप्सी में क्या रहता है, ये ब्रेन डिसऑर्डर है। ठीक है,
तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है। तो ब्रेन डिसऑर्डर है ये। सिम्टम्स इसके क्या रहते हैं, लॉस रहता है कॉन्शियसनेस का, ठीक है, एंजाइटी, काफ़ी घबराहट वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है, स्टार्टिंग यानी कि नींद नहीं आना, वीकनेस फील होना, मसल में पेन होना, तो एपिलेप्सी के क्या है सिम्टम्स हैं, ठीक है। अगर पार्किंसन डिजीज़ की बात करें, जैसे ओल्ड एज जो पर्सन रहते हैं वो अपनी क्या करते हैं, गर्दन ऐसे हिलाते रहते हैं, ठीक है, तो वो पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। स्टॉप पॉस्चर रहता है यहाँ पे, मास्क फेस जो है, ठीक है, बैक जो है वो रिजिड हो जाती है, फ्लेक्स्ड एल्बोज रहते हैं, रिस्ट रहती है, ठीक है, तो शरीर जो है वो काफ़ी ढीला सा देखने को मिलता है पार्किंसन डिजीज़ में, ठीक है। तो ये जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है, जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, डिसऑर्डर जो होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है, स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, वो दोनों है, ये कौन से हैं, एलिप्सी एंड पार्किंसन डिजीज़। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है कि जो पॉल्यूटेंट है, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स आर मॉनिटरिंग अंडर दी एयर क्वालिटी इंडेक्स। कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंडर मेजर किए जाते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, स्टेटमेंट सेकंड है सल्फर डाइऑक्साइड, स्टेटमेंट थर्ड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, स्टेटमेंट फोर्थ है अमोनिया। तो चारों की चारों स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, इसमें से कौन सी सही है ये आप लोगों ने बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2, 3 and 4 ओनली, ठीक है, बताइएगा कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि चारों की चारों जो है पोल्यूटेंट्स जो हैं ये मॉनिटर किए जाते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स में रहते हैं कि कितनी जो हवा है कितनी प्रदूषित है, बाहर निकलने लायक है या नहीं है, यानी कि हम लोग बाहर जा सकते हैं कि कितनी स्वच्छ हवा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 to 50 हो तो गुड है, 51 to 100 हो तो मॉडरेट है, ठीक है, यानी कि स्फीयर द एयर रिड्यूस ड्राइविंग व्हेन द एयर क्वालिटी इंडेक्स फोरकास्ट टू मीट एंड एक्सीड 126, ठीक है। 105 to 150 रहेगा तो अनहेल्दी एयर देखने को मिलती है और सेंसिटिव ग्रुप है, ठीक है, फॉर सेंसिटिव ग्रुप। अनहेल्दी की बात करें तो 151 to 200 है, 201 to 300 वेरी अनहेल्दी। हजार्ड्रीज की बात करें तो 300 से अबव, यानी कि 301 to 500, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो तीनों की तीनों ये गैसेज जो हैं ये हार्मफुल रहती हैं, ठीक है, तो इनको मेजर किया जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट बात की जा रही है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स अ डीलिमिटेशन कमीशन वॉज नॉट सेटअप। क्या पूछा है कि कौन से ईयर में डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप नहीं किया गया, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 1963। तो चारों की चारों स्टेटमेंट आपके सामने है, सही क्या है, यानी कि आपने गलत इसमें से बताना है कि कौन सा है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 1993। तो 1993 में डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो सेटअप नहीं किया गया था। डीलिमिटेशन कमीशन क्या है, क्योंकि इसमें फिक्स की जाती है लिमिट्स और बाउंड्रीज, स्पेशली टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज की अपनी कंट्री में, ताकि जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं जो चेंजेस रहता है पॉपुलेशन में, ठीक है। तो अभी भी डीलिमिटेशन कमीशन आ रहा है क्योंकि अभी सेंसस आएगा इस ईयर, ठीक है। तो कोविड के ड्यूरेशन में सेंसस जो 2021 में आना था वो डिले होता गया। तो अभी इसके जो डीलिमिटेशन कमीशन के हेड यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि रंजन प्रकाश देसाई है, ठीक है। तो इनके द्वारा प्रपोज भी किया गया है कि 6 सीट्स जो हैं स्पेशली जम्मू डिवीज़न की उसको इंक्रीज़ किया जाएगा, वन ऑफ द जम्मू कश्मीर जो डिवीज़न है, ओके। तो इसके चलते क्या रहता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहती है टू इक्वल सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, फेयर डिवीजन की जाती है ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, और साथ ही साथ 1 वोट 1 वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी तो इलेक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं अलग अलग स्टेट में, यानी कि 5 राज्यों में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, ठीक है, इस ईयर। तो अंडर 82 आर्टिकल याद रखिएगा, पार्लियामेंट क्या करती है, आर्टिकल 82 याद रखिएगा। आर्टिकल 82 पार्लियामेंट क्या करती है कि एनेक्ट करती है डीलिमिटेशन एक्ट को एवरी सेंसस के बाद, ठीक है, आफ्टर एवरी सेंसस। अंडर आर्टिकल 170, ये भी याद रखिएगा, अंडर आर्टिकल 170 जो है स्टेट्स क्या करती है, ऑल्सो गेट डिवाइड करती है इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज को एज पर द डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, ओके।
तो फर्स्ट डीलिमिटेशन जो एक्सरसाइज की गई थी, यानी कि डीलिमिटेशन लाया गया था, ठीक है, तो वो कैरिड आउट किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा विद दी हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल 3 to 4 के अंडर, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो 1950 और 51 में क्या किया गया था, फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन लाया गया था और उसको अनेक्ट किया गया था 1952 में, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और डीलिमिटेशन कमीशन जो है किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। कोलैबोरेशन रहता है चीफ इलेक्शन कमीशन का, और कैन नॉट बी कॉल्ड अ क्वेश्चन बिफोर एनी लॉ, ओके, एनी कोर्ट, सॉरी, ठीक है। तो कोई भी है इससे रिलेटेड जो डिसीजंस ले गए हैं, तो कोई भी जो कोर्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकता, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। 1993 में सेटअप नहीं किया गया था डीलिमिटेशन कमीशन। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या पूछा गया है, आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो आपने दोनों स्टेटमेंट का बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। पहले हमने करेक्ट और इनकरेक्ट ही हमेशा देखना है, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है इंडिया का, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, तो उसके बेस पे 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो सही स्टेटमेंट कौन सी, ये बताना है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि बिहार जो है यहाँ पे हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल जो हैं ज़्यादा पाए गए हैं स्टेट पॉपुलेशन के हिसाब से। सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला गया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4 है उसके डाटा के हिसाब से, उस डाटा को यूज़ करके, ठीक है, आइडिया जो है बेसलाइन स्पेशली पता चलता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कितनी है हमारे इंडिया में। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सामने कौन सी सही है, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी सेकंड ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 ओनली, ऑप्शन डी नेदर 1 nor 2। तो सही ऑप्शन क्या है ये बताना है आप लोगों ने, ओके। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, सही है। बिहार में सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि पुअर पीपल देखने को मिलेगी। मल्टी डायमेंशनल में क्या आ जाता है कि सही हेल्थ ना होना, सही एजुकेशन प्रोवाइड ना होना, ठीक है, और बेसिक नीड्स जो हैं, ठीक है, वो भी प्रॉपर तरीके से पूरी ना होना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो दोनों ऑप्शन जो है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, आपने बताना है, कंसीडर करना है फॉलोइंग कंट्रीज़ को नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है नॉर्थ टू साउथ जो है वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आपने बताना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको रखना है इसको, ठीक है। तो ऑप्शन यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट में है बारबाडोस, ठीक है, पनामा, ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट थर्ड क्यूबा, स्टेटमेंट फोर डोमिनिकन रिपब्लिक। तो सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है ये आप लोगों ने बताना है। वीडियो को पॉज करके सही तरीके से आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 3, 4, 1 और 2, ठीक है। क्यूबा, 3, 4 और डोमिनिकन रिपब्लिक, बारबाडोस एंड पनामा, ठीक है। तो ये नॉर्थ टू साउथ जो है कंट्रीज आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके सामने है, कि इसमें पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों ने बतानी है कि सिग्निफिकेंस क्या है नेचुरल फार्मिंग का। नेचुरल फार्मिंग क्या रहता है कि केमिकल्स जो है वो बिल्कुल यूज़ ना करना, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में जो है बोल रखा है कि मिनिमाइज करता है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, कल ही मैंने डिस्कस किया है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आप बता सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है इसमें बोला गया कि रिड्यूस वाटर कंजप्शन। स्टेटमेंट थर्ड है रिसाइलेंस टू क्रॉप्स अगेंस्ट दी वेदर एक्सट्रीमिटीज़। तो इसमें सही स्टेटमेंट कौन सी ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए जो है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 1 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2 and 3 ओनली। तो सही ऑप्शन क्या है ये बताइएगा। तो सही ऑप्शन है इसका डी, ऑप्शन डी जो है, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। कल ही मैंने डिस्कस किया कि जो नेचुरल फार्मिंग है ये मिनिमाइज करेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, वाटर जो है वो उसकी कंजप्शन कम होगी, क्योंकि आज के टाइम में वाटर जो है वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसके कारण ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता दिख रहा है, ठीक है। तो रिसाइलेंस जो रहता है क्रॉप्स का अगेंस्ट वेदर एक्सट्रीमिटीज़, वो भी चीज़ें जो है कंट्रोल होगी। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, कि कौन सी ऐसी कंट्री है, राजनीतिक कंट्री है, जिन्होंने ऑफिशियली रिमूव किया है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का हेड ऑफ द स्टेट और बनाया उनको वर्ल्ड न्यूएस्ट रिपब्लिक। तो कौन सी ऐसी कंट्री है, ठीक है। तो ये बताना है। ऑप्शन ए है रवांडा, ऑप्शन बी है बारबाडोस, ऑप्शन सी है गुआना, ऑप्शन डी सूरीनेम।
तो चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है बारबाडोस कंट्री, यहाँ पे हम देख लेते हैं मैप में भी, ठीक है। तो बारबाडोस कंट्री ने जो है हेड ऑफ द न्यू वर्ल्ड्स न्यू रिपब्लिक जो है इसको घोषित किया है क्वीन एलिजाबेथ को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरेबियन कंट्री है ये, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यहाँ पे छोटी सी कंट्री आपको बारबाडोस देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फेज सेकंड, जिसको उज्ज्वला 2.0 बोला गया, तो ये इम्प्लीमेंट किया गया कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार डिस्कस भी किया है इसके बारे में, उज्ज्वला योजना के बारे में। तो आपने सही बताना कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो सही आंसर क्या है बताइएगा। तो इसका सही आंसर है, ये तो हम कॉमन सेंस से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी है, यानी कि यहाँ पे उज्ज्वला में क्या रहता है कि हम सिलेंडर से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है, गैस सिलेंडर से रिलेटेड, तो ऑब्वियस है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ही होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10th। यहाँ पे पूछा गया कि जो ग्लोबल गेटवे प्लान है, तो रिसेंटली न्यूज़ में था, तो किसका इनिशिएटिव है, कौन सी कंट्री का या किस ग्रुप का इनिशिएटिव है ये बताया गया है। तो ऑप्शन ए है यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन बी G20, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, ऑप्शन डी है ब्रिक्स। तो चारों के चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा ग्लोबल गेटवे प्लान जो है ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं। आई होप आपने सही तरीके से अटैम्प्ट किए होंगे। तो अपने जो स्कोर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।